हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिटिश नियंत्रण काल जो था छत्तीसगढ़ में वो कब शुरू हुआ था, तो 1818 में शुरू हुआ था और 1830 तक चला था। देखिए 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था पानीपत के युद्ध के डेट के बारे में। उसी तरीके से मान लीजिए इस पर ये पूछ देता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1818 में। ठीक है, तो उस युद्ध में पराजित होने के बाद छत्तीसगढ़ से मराठा शासन वंश समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सीताबर्डी के युद्ध में मराठा पराजित हुए थे। ठीक है, और सीताबर्डी का युद्ध के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो वायसराय था। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेनकिंस नागपुर में प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे। उसके बाद रघुजी तृतीय इस समय अल्पवयस्क थे, इसलिए इनकी ओर से अंग्रेजों ने ही एजेंट बनकर शासन किया था और इन एजेंटों को अधीक्षक कहा जाता था रघुजी तृतीय के लिए। ठीक है, और प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो थे वो कैप्टन एडमंड थे, सन 1818 में बने थे। उसके पश्चात है कि द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक जो थे वो कैप्टन एगन्यू थे। ठीक है, और याद रखिए कि जो कैप्टन एगन्यू थे उन्होंने 1818 में राजधानी जो थी वो रतनपुर से रायपुर को बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने राजधानी रतनपुर से लेकर रायपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कैप्टन एगन्यू ने। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि 1818 में रायपुर पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बना था और छत्तीसगढ़ की राजधानी बना था। याद रखिएगा कि 1818 में जो रायपुर है वो पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बना था। फिर है इसके समय ही दक्षिण में कोट्टपाड़ की संधि हुई थी। फिर है सोना खान की जमींदार राम राय का विद्रोह जो है वो 1819 में हुआ था, जो कि मैसन द्वारा गिरफ्तार हुए थे। फिर देखिए जो परलकोट का विद्रोह था जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे, वह भी इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, फिर देखिए कि 1854 में डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध कानून के नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। इसी के साथ छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। फिर लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स सी इलियट थे। ठीक है, फिर देखिए 1854 में ही छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बने थे, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। सबसे पहले 1854 में बनी थी ये तहसील। फिर 1854 में रायपुर जेल का निर्माण किया गया। 1855 में नागपुरी रुपया के स्थान पर ब्रिटिश रुपया का प्रचलन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब मराठा शासक आए थे तो उन्होंने क्या किया था, कौड़ी के बदले उन्होंने नागपुरी रुपया चलाया और नागपुरी रुपया के स्थान पर ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश रुपया चलाया। ठीक है, फिर देखिए 1 फरवरी 1857 को तहसीलों का पुनर्गठन करके इसकी संख्या 3 से 5 कर दी गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ में कितने तहसील बने थे, तो 3 तहसील बने थे। 3 तहसील बने थे, फिर 1857 में उसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया था। 2 नवंबर 1961 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त अन्य ब्रिटिश अधीक्षक। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा कैप्टन एडमंड पढ़ा था और एग्न्यू पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद कैप्टन हंटर, कैप्टन सॉन्डिक। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को मान्यता कैप्टन एडमंड के द्वारा दिलवाया गया था और छत्तीसगढ़ में डाक एवं तार का विकास भी कैप्टन सैंडिक के काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए विल्किंसन क्रॉफर्ड ने जिलेदार नियुक्त किया था और कृष्णा राव अप्पा को शासन सौंप दिया था। फिर देखिए पुनः भोसला शासन के बारे में देख लीजिए। शासक जो है वो रघुजी तृतीय थे, याद रखिएगा इस टाइम पे। और इस समय छत्तीसगढ़ में नियुक्त अधिकारी जो है वो जिलेदार कहलाता था। क्या कहलाता था, जिलेदार। प्रथम जिलेदार कौन नियुक्त हुआ था, कृष्णराव अप्पा। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, कि प्रथम जिलेदार छत्तीसगढ़ का कृष्णराव अप्पा थे, अंतिम जिलेदार गोपाल राव। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कुल 8 जिलेदार हुए थे। फिर देखिए रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध की नीति के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी ब्रिटिश शासन आ गया था और मराठा शासन का अंत हो गया था।
फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नागपुर के साथ विलय की घोषणा जो है वो 13 मार्च 1854 को की गई थी। 1 फरवरी 1855 को अंतिम जिलेदार गोपाल राव के द्वारा प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को सत्ता सौंपी गई। फिर अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाए गए थे गोपाल राव बिलासपुर के और मोहिबुल हसल जो थे वो रायपुर के बनाए गए थे। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। प्रथम प्रशासनिक परिवर्तन में छत्तीसगढ़ की प्रथम 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी का गठन किया गया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भारतीय होते थे। फिर है 1857 में तहसील पुनर्गठन करने पर धमधा नवागढ़ का गठन किया गया था। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, ठीक है। दूसरे पुनर्गठन में धमधा की जगह दुर्ग को तहसील मुख्यालय बनाया गया था। फिर तहसीलदार के बाद छत्तीसगढ़ संभाग का गठन। देखिए 1862 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बनाया गया। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र संभाग कौन से सन में बनाया गया, तो 1862 में, जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। फिर है भौगोलिक पुनर्गठन। भौगोलिक पुनर्गठन जो है वो 1905 में हुआ। संबलपुर जिला जो कि वर्तमान बंगाल प्रांत में है उड़ीसा को दे दिया गया था। छोटा नागपुर के क्षेत्र 5 रियासत चांग बखार, सरगुजा, कोरिया, उदयपुर, जशपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था सन 1905 में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना था सन 1905 में। फिर है दुर्ग को तीसरा जिला बनाया गया था। पहला रायपुर और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पहले 2 ही जिले बनाए गए थे, एक रायपुर दूसरा बिलासपुर। उसके बाद दुर्ग बनाया गया तीसरा जिला, याद रखिएगा। फिर देखिए राजस्व व्यवस्था के बारे में कि इलियट के द्वारा चलाया गया 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था था, जिसमें कि 3 नए परगने बनाए गए थे। एगन्यू के समय परगनों की संख्या 9 थी। फिर है 1 जून 1856 को कर को 4 भागों में बांट दिया गया था। भू राजस्व कर, आबकारी कर, शायर और पंडरी। याद रखिएगा शायर जो है वो किस तरह का कर होता था, तो शायर जो है वो चुंगी कर होता था। पंडरी जो होता था, पंडरी, वो गैर कृषि कर होता था। देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखिएगा कि करों का भुगतान उस टाइम पे नगद रूप में लिया जाता था। और दूसरी बात यह है कि राजस्व मामलों हेतु नियमावली एक बनाई गई थी जिसे कि दस्तूर उल अलम कहा जाता था, ठीक है। दस्तूर उल अमल, सॉरी अमल है ये ना। फिर है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में है कि डिप्टी कमिश्नर न्याय करते थे और ये व्यवस्था फ्रांस से ली गई थी। 1925 से जिले का डिप्टी कमिश्नर दीवानी तथा फौजीदारी दोनों मामलों की देखरेख करते थे। पुलिस व्यवस्था। पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में बटा गया था, जैसे कि 1858 में पुलिस मैन्यूल लागू किया गया था। 1862 में पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें अधीक्षक थे। रायपुर जेल 1854 से पूर्व का था और 1873 में बिलासपुर जेल का निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि 1857 में रायपुर में पहला पोस्ट मास्टर स्मिथ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहला है। फिर उसके बाद है यातायात व्यवस्था। रायपुर नागपुर सड़क योजना एगन्यू द्वारा बनवाया गया था। 1862 में ग्रेट ईस्टर्न रोड जो है वो बना था और 1905 में 130 नंबर की सड़क 3 बनी थी बिलासपुर से अंबिकापुर तक। फिर देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 1894 में कपड़ा हेतु राजनांदगांव में एक मिल खुला था जिसके निर्माता बम्बई के मैकवेथ ब्रदर्स थे। फिर है 1897 में सावालीस कंपनी कोलकाता को बेची गई थी। बंगाल नागपुर कॉटन मिल जिसका नाम रखा गया था बाद में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल का जो पहले नाम क्या था या पूर्व में क्या नाम था, तो सावालीस कंपनी, ठीक है। फिर देखिए 1935 में मोहन जूट मिल जो है वो रायगढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मोहन जूट मिल है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले में है। फिर 1885 में रायपुर बिलासपुर जिला परिषद गठित किए गए थे। फिर देखिए शिक्षा देख लीजिए। 1910 में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 लाइनर में कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना कौन से सन में की गई थी, तो 1910 में की गई थी। उसके बाद है राजकुमार कॉलेज। राजकुमार कॉलेज जो है वो 1893 में बनाया गया था। शालेय कन्याशाला 1907 में, सेंट पॉल स्कूल 1911 में, कालीबाड़ी संस्था 1925 में, मोनोनाइट संस्था धमतरी रायपुर में है।
फिर देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय संचालन जो है वो वामन राव लाखे के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय संचालन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वामन राव लाखे के द्वारा। फिर 1937 में मध्य प्रांत जो है मध्य प्रांत सरकार में एनजी खरे मुख्यमंत्री थे और रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लीजिए कि रविशंकर शुक्ल के द्वारा विद्या मंदिर योजना लाई गई थी। 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षक समिति जो है उसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। कौन थे? ठाकुर प्यारे लाल सिंह, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर देखिए 1857 की क्रांति के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान यहाँ पर बेसिकली 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और याद रखिएगा कि इस युद्ध मतलब जो ये विद्रोह हुआ था उससे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र भी क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और सोना खान की वीर नारायण सिंह का विद्रोह इसमें सबसे पहले आता है। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह जनहित कार्यों में प्रारंभ से ही रुचि लेते थे और 1856 ईस्वी में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ने लगा तो उन्होंने जान बचाने के लिए अपना अनाज संग्रह दिया, जो कम पड़ने के कारण इन्होंने माखन बनिया नामक एक व्यापारी का गोदाम भी क्या कर दिया था? खाली कर दिया था। इसी शिकायत की वजह से रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने वीर नारायण सिंह पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगा दिया था, जिससे कि 24 अगस्त 1856 को उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया गया था। याद रखिएगा कि बेसिकली ना जब वो जेल में गए थे तो वापस से वो भाग गए थे, लेकिन फिर इन्हें कमिश्नर ने पकड़ लिया था और फांसी की सजा सुना दी थी। फिर देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? सोना खान विद्रोह। याद रखिए सोना खान विद्रोह कब हुआ था? 1856-57 के बीच हुआ था और नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह। दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता यानी कि गिरफ्तार किसने किया था वीर नारायण सिंह को? डिप्टी कमिश्नर स्मिथ ने किया था। उसके बाद स्थान कौन सा है? सोना खान जमींदारी बलौदा बाजार जिला। याद रखिए बलौदा बाजार जिला सबसे इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है इसके लिए। फिर प्रमुख मुखबिर यानी भेदिया कौन था? तो किसने भेद दिया था पकड़ने के लिए वीर नारायण सिंह को? तो याद रखिएगा जमींदार महाराज साय, ठीक है। प्रथम गिरफ्तारी उनकी हुई थी 24 अगस्त 1856 को रायपुर जेल से। फिर वो 20 अगस्त को 1857 को लगभग 1 वर्ष के पश्चात वो भाग गए थे। फिर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए 2 दिसंबर 1857 को और फांसी हुई थी 10 दिसंबर को। ये डेट भी आ सकता है कि वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो याद रखिए 10 दिसंबर 1857 को। देखिए सुरेंद्र साय का जो विद्रोह हुआ था वो वीर नारायण सिंह के विद्रोह के पश्चात हुआ था और संबलपुर स्थान में हुआ था और रायपुर के आसपास वाले स्थान में हुआ था। कारण क्या है? उत्तराधिकार। और फिर प्रथम बार जेल हजारीबाग झारखंड, पुनः जेल हुई थी असीरगढ़ के किले में। मृत्यु 18 फरवरी 1884। फिर यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि रायपुर में हनुमान सिंह का विद्रोह। हनुमान सिंह का विद्रोह याद रखिए कि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, याद रखिए। और छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। जाति इनकी राजपूत थी। मूल निवासी ये राजस्थान के थे। आयु 35 वर्ष और कार्य सेना में मैगजीन लश्कर के रूप में थे। फिर देखिए प्रमुख घटना सार्जेंट मेजर सिडवेल की घर में घुसकर इन्होंने हत्या कर दी थी। ये स्थान रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 1858। महत्वपूर्ण क्या है? हनुमान सिंह के आह्वान पर 17 सैनिक जो प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में शामिल हुए थे उन्हें मुकदमा चलाकर 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास के बारे में देख लेते हैं। याद रखिएगा कि इसमें पत्र पत्रिकाओं, संस्थाओं इत्यादि ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। विद्वानों का योगदान सबसे पहले देखते हैं तो रतनपुर के बाबू रेवाराम कायस्थ ने तवारीख ए हैहवंशी राजाओं एवं शिव दत्त शास्त्री गौराहा ने रतनपुर का इतिहास समुच्चय। धमतरी के काव्योपाध्याय हीरालाल, जिसे कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखकर काफी योगदान दिया था राष्ट्रीय चेतना जगाने में। उसके बाद सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं का भी योगदान था, जैसे कि वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति रायपुर, और देखिए कि रीडिंग क्लब, उसके बाद मालिनी रीडिंग क्लब और कवि समाज, राजिम मंडल, ये सब जो है ना, सरस्वती पुस्तकालय, ये सभी ने छत्तीसगढ़ में जागरूकता प्रसार करने में काफ़ी बड़ा हेल्प किया था। फिर देखिए पत्र पत्रिकाओं का योगदान
सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला पत्र है कि माधवराव शप्रे जो है इसके संपादक थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये पीवाईक्यू में आया था कि छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे। फिर हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, इसके प्रकाशन संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे। ये भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ ग्रंथ प्रकाशन मंडली के कौन थे, हिंद केसरी के संपादक जो थे माधवराव सप्रे थे। याद रखिएगा कि हिंद केसरी पत्रिका जो है वो छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे के द्वारा संपादित की गई थी। और विकास बिलासपुर जिला परिषद की पत्रिका अरुणोदय ये भी पूछा जाता है कि अरुणोदय के संपादक कौन थे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। और पंडित सुंदरलाल शर्मा का जेल पत्रिका, पंडित सुंदरलाल शर्मा का सबसे पहले तो जेल पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि उत्थान रायपुर जिला परिषद की पत्रिका है, कांग्रेस पत्रिका कांग्रेस कमेटी की है, ये सब। और सब प्रेम जी का हिंदी केसरी सबसे अधिक उत्तेजक और विवादास्पद समाचार पत्र था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रमुख प्रणेता, सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रखिए कि राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले सबसे अग्रणी जो थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, जिन्होंने अक्षुतोद्धार के लिए भी काफी ज्यादा नेक कार्य किया था। फिर माधवराव सप्रे सेकंड में है, छत्तीसगढ़ पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। और 1900 ईस्वी में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अग्रणी हिंदी केसरी भी इन्होंने प्रकाशित किया था। फिर देखिए ठाकुर प्यारे लाल सिंह का अरुणोदय पत्रिका, पंडित वामन राव लाखे, इन्हें सहकारिता का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आपको काफी दिखाई दिया होगा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वामन राव लाखे को सहकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका, बैरिस्टर शेदीलाल राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ई राघवेंद्र राव, इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में नरम दल के कौन से नेता थे और गरम दल के कौन से नेता थे। तो याद रखिए पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर मधोलकर, ये दोनों जो थे वो नरम दल के नेता थे। और गरम दल के नेता कौन थे, पंडित माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे और दादा साहब खापर्डे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लीजिए कि 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, जो कि पूना में है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। दूसरे होम रूल लीग की स्थापना 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में की थी। ठीक है, ये कथन पूछा जा सकता है कि जब तक सरकार स्वराज्य देने को तैयार नहीं हो जाती, विश्व युद्ध के कार्यों में सहयोग देना कठिन होगा। यह किसका कथन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का कथन है। गांधी युग हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1917 से 1947 में गांधी युग कहा जाता है। और याद रखिए कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह में पदार्पण हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में, उसके पश्चात ही महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में बेसिकली एक सक्रिय कदम माना जा सकता है, इसलिए इस युग को गांधी युग कहा जाता है। फिर देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1919 से लेकर 1922 में हुआ था। बेसिकली क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो याद रखिएगा कि मुसलमानों के धर्मगुरु तुर्की के खलीफा की सर्वोच्चता एवं उसकी शक्ति को स्थापित कराने के उद्देश्य से भारत में चलाए गए आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, जिनके नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए, खिलाफत आंदोलन के विषय में क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली और शौकत अली, मैंने अभी आपको बताया। छत्तीसगढ़ में 17 मार्च 1920 को खिलाफत आंदोलन के खिलाफत के समर्थन में जनसभा बिठाई गई थी। छत्तीसगढ़ के नेता असगर अली ने इसका नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अप्रैल 1920 में हुआ था। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो हड़ताल है वो लगभग 36 दिनों तक चली थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 36 दिनों तक चली थी। फिर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल का, कि प्रथम मजदूर आंदोलन कब था, याद रखिए, तो राज्य के मजदूर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारे लाल सिंह की थी। याद रखिएगा, मजदूर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका किसकी थी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह की थी। और याद रखिएगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने मिल प्रबंधन से असंतुष्ट मजदूरों को संगठित कर लगभग
36 दिनों की मतलब हड़ताल करवाई थी। और देखिए द्वितीय बीएनसी मिल आंदोलन 1924 को हुआ था, तृतीय बीएनसी मिल आंदोलन 1937 को हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका छत्तीसगढ़ के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब महत्व हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है धमतरी तहसील उसमें महात्मा गांधी जी भी आए थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख नेता कौन थे कंडेल नहर सत्याग्रह के, तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विद्रोह या सत्याग्रह का कारण क्या था, तो सिंचाई कर जो अन्यायपूर्ण था उसके विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। उसके परिणाम क्या निकल कर आया कि आंदोलन सफल रहा था। ठीक है। कंडेल नामक सत्याग्रह जो था वो सफल आंदोलन रहा था और जुर्माना किसानों पर से माफ कर दिया गया था और गिरफ्तार सत्याग्रही रिहा कर दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी की जो प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा है, याद रखिएगा कि पंडित शर्मा ने मतलब पंडित शर्मा के ही योगदान से उन्हें आमंत्रित करने के कारण वे छत्तीसगढ़ आए थे 20 दिसंबर 1920 को। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में वामन राव लाखे जो थे, अब वामन राव लाखे उन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है कि इसके बदले में जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था कि लोकप्रिय की उपाधि निम्न में से किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा वामन राव लाखे को प्राप्त है। उसके बाद है साथ में कल्याण जी, मुरारजी थेकर, सेठ गोपी किशन को भी राय साहब की उपाधि इन्होंने भी त्याग दी थी। काजी शेर खान ने खान साहब की उपाधि त्याग दी थी। काजी शेर खान, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रायपुर से राम नारायण तिवारी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, बिलासपुर से बैरिस्टर शेदीलाल, ई राघवेंद्र नाथ, डी.के. मेहता, एन.आर. खान ने वकालत त्याग दी थी। फिर माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव में ओजस्वी भाषण दिया था। देखिए ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्मचारी पत्रिका जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, याद रखिए कर्मचारी पत्रिका किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का। 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। उसके पश्चात देखिए कि माधवराव सप्रे के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। 1921 में विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार हुआ। प्रभुलाल और रत्नाकर झा ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के टाइम पे किसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास है और उसमें लिखा हुआ है प्रभुलाल और रत्नाकर झा, तो बहुत कम लोगों का ही ध्यान होगा जो इस पर जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो एस्पिरेंट होंगे उनका ही जाएगा। ठीक है, प्रभुलाल और रत्नाकर झा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है। फिर देखिए कि अक्टूबर 1921 को खादी प्रदर्शनी का नेतृत्व किया था अंजुमन बेगम ने। फिर देखिए राष्ट्रीय विद्यालय 1921 धमतरी छोटेलाल श्रीवास्तव और रायपुर वामन राव लाखे, बिलासपुर शिव दुलारे यदुनंदन। देखिए जब असहयोग आंदोलन का जो टाइम चल रहा था 1921 के टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी.आर. राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी छत्तीसगढ़ में आए थे। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिए 1923 में हुआ था और झंडा सत्याग्रह से ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने भाग लेना शुरू किया था। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, तो याद रखिए शुरुआत हुई थी सिहावा नगरी में 1922 से, स्थान धमतरी। प्रणेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। फिर देखिए जो जंगल सत्याग्रह है वो 1922 में हुआ था। उसके पश्चात 1930 में हुआ था गट्टा सिल्ली में, जो कि धमतरी में ही एक स्थान है, और रुद्री नवा गांव में भी 1930 में हुआ था, ये भी धमतरी में है। उसके बाद देखिए तमोरा में भी 1930 में हुआ था। तमोरा कहाँ है, महासमुंद में है, और कौन कौन नेता रहे थे ये भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद लभरा भी महासमुंद में है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी की 12 मार्च 1930
से प्रारंभ दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन की शुरुआत हुई। रायपुर शहर में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा आंदोलन का श्री गणेश किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा महाकौशल राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, रायपुर में बलिराम दुबे और यति यतन लाल के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया। वासुदेव देवरस द्वारा बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ। और याद रखिएगा कि धमतरी में नारायण राव मेघावले ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिसंबर 1932 में गांधी चौक पर किसने झंडा फहराया था? घनश्याम गुप्ता ने। फिर बैरिस्टर शेदीलाल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे टाउन हॉल बिलासपुर में राष्ट्रध्वज फहराया था। फिर देखिए, धमतरी में गणेश नारायण राव मेघावले द्वारा नमक बनाकर आंदोलन का आरंभ किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की प्रशिक्षण के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है वो किसके नेतृत्व में की गई थी? तो याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर गट्टासिल्ली में 500 जानवरों को वन में घास चरने के आरोप के कारण कांजी हाउस में उसे बंद करने का सत्याग्रहियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और याद रखिए, रुद्री का जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। याद रखिए, नेता कौन थे? नारायण राव मेघावले। फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम निर्वाचन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। दिसंबर 1935 को राजेंद्र प्रसाद का रायपुर आगमन। छठवां राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन रायपुर में भाग लेने हेतु इन्होंने दिसंबर 1935 में नेहरू का भी आगमन हुआ था। और 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि रायपुर में रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए थे। इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। और जब ये मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था छत्तीसगढ़, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे बीजी खरे थे और शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। फिर देखिए, जब बीजी खरे ने त्याग पत्र दे दिया था तो उसके पश्चात 29 जुलाई 1937 में पंडित रविशंकर शुक्ल ही मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे। और इसी समय 1936 में ई राघवेंद्र राव को मध्य प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। घनश्याम सिंह गुप्त व्यवस्थापिका अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, जिसके प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। याद रखिएगा। फिर उसके बाद आइए क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में हुआ था। नेता समारू बरई थे। फिर है बदरा टोला जो कि राजनांदगांव में है, नेता थे रामधीन गोंड। फिर देखिए, रायपुर डायनामाइट कांड। याद रखिएगा, रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ा देने की योजना बनाई गई थी, जो डायनामाइट कांड के नाम से जाना जाता है। प्रथम क्रांतिकारी नेता इसमें थे बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया और नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे। उसके पश्चात देखते हैं रायपुर षड्यंत्र केस 1942। याद रखिएगा, रायपुर षड्यंत्र केस कौन से सन में हुआ था? 1942 में हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे? परसराम सोनी। मान लीजिए ये क्वेश्चन इस बार पूछ लेता है कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, परसराम सोनी। उसके पश्चात है रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक सामग्री एवं बम निर्माण करने की योजना थी। शिवनंदन जो है उनके कारण 15 जुलाई 1942 को जेल हो गई थी। फिर देखिए, दुर्ग में आंदोलन एवं आगजनी। याद रखिएगा कि 1942 को रघुनंदन सिंगरौल को दुर्ग कचहरी में इन्होंने आग लगाई थी। रायपुर में सेवा दल की स्थापना कौन से सन में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, 1958 में हुई थी। और सेवा दल के जो नेता थे वो थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और सुंदरलाल शर्मा। रायपुर में यूथ लीग की स्थापना के नेता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यति यतनलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। द्वितीय चुनाव जो है 1946। देखिए, पहला चुनाव जो था वो 1937 में हुआ था, जब छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। और द्वितीय चुनाव 1946 में हुआ था। याद रखिए कि 27 अप्रैल 1947 को रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, आज़ादी के समय काउंसिल ऑफ एक्शन से छत्तीसगढ़ स्टेट का जो अध्यक्ष थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त थे। गृह मंत्री कौन थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। 15 दिसंबर 1947
सरदार पटेल का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल का छत्तीसगढ़ में आगमन किस डेट पे हुआ था, तो 15 दिसंबर 1947 को हुआ था। फिर देखिए सामाजिक आंदोलन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नेतृत्वकर्ता कौन थे, शंकर गुहा नियोगी। उसके बाद है सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उसके बाद मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसान आंदोलन खूबचंद बघेल, अस्पृश्यता आंदोलन पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसके पश्चात देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग, याद रखिए 1918 सुंदरलाल शर्मा प्रथम स्वप्न दृष्टा थे छत्तीसगढ़ राज्य के। 1924 में वामन राव लाखे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में इन्होंने की थी। उसके पश्चात देखिए 1955 में डॉक्टर रामकृष्ण सिंह जो थे रायपुर के विधायक, उनके नेतृत्व में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, जिसका कि रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था, विरोध किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1956 क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1956 में 28 जनवरी 1956 को खूबचंद बघेल एवं बैरिस्टर शेरीलाल के द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। उसके बाद देखिए 1967 खूबचंद बघेल के द्वारा रायपुर में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया गया और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद है 1975 में शंकर गुहा नियोगी, इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1971 में द्वारिका प्रसाद मिश्र रायपुर जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इन्होंने भी पृथक छत्तीसगढ़ के लिए वकालत की थी। फिर देखिए 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ पार्टी जो है वो 1983 में बना था पवन दीवान के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच बना था। फिर देखिए 1998 को 14 जनवरी को भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रायपुर के सप्रे भवनशाला में भाषण दिया गया था। तो याद रखिएगा कब, 14 जनवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी 1998 को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बेसिकली एक नारा दिया था कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। फिर देखिए 1999 में बेसिकली भाजपा विजयी हो गई थी और 2000 में फिर ऐसा हुआ कि हाँ छत्तीसगढ़ को अब पृथक स्टेट के रूप में मान्यता मिल गई थी, जब राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायणन थे। ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख विद्रोह है ना, उससे हर साल क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हल्बा विद्रोह, डेट याद करना भी विद्रोह का इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है हल्बा विद्रोह 1774 से 1779। ठीक है, देख लीजिए। राजा दलपत देव के टाइम पे यह बस्तर के इतिहास की प्रमुख घटना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब हल्बा विद्रोह हुआ था उस टाइम पे शासक कौन थे, तो राजा दलपत देव थे। और याद रखिए कि हल्बा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अजमेर सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था। प्रमुख नेता जो थे वो गेंद सिंह थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा बार पूछा गया है PYQs में। ठीक है। फिर देखिए तारापुर विद्रोह, एक बार देख लीजिए। तारापुर विद्रोह बेसिकली शासक कौन थे, भूपाल देव थे। नेतृत्व किया गया दलगंजन सिंह के द्वारा। कारण क्या था बताइए, कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा काफी मात्रा में टकोली क्या हो रही थी, वसूली जा रही थी। टकोली क्या होता है, टैक्स होता है। क्या होता है टकोली, टैक्स होता है। फिर देखिए मौर्य विद्रोह कब हुआ था, 1842 में। याद रखिए भूपाल देव यहाँ पर भी शासक थे। ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, हिरमा मांझी ने, हिरमा मांझी। ठीक है, इस तरह से एक बार निमोनिक से याद कर लीजिएगा, मौर्य विद्रोह, म से मौर्य और म से मांझी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। फिर देखिए कारण क्या था इसका, दंतेश्वरी देवी मंदिर में नरबली प्रथा को समाप्त करने के विरुद्ध था। याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वे लोग हमारी संस्कृति में मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये भी देख लीजिए मैकफर्सन ने जांच करके इसके बारे में रिपोर्ट दिया था, मैकफर्सन ने। फिर देखिए मैकफर्सन के अनुसार
ताड़ी पेन्नू या माटी देव की पूजा में प्रमुख संस्कार जो है वो नरबलि है। ये नरबलि के विभिन्न बाध्य लोगों को मेरिया कहा जाता है और दमन कर्नल कैंपबेल के द्वारा हुआ था। फिर देखिए लिंगागिरी विद्रोह 1856-57 में हुआ था। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम इसे कहा जाता है, लिंगागिरी विद्रोह को। और लिंगागिरी विद्रोह जो था, शासक भैरम देव थे, नेतृत्वकर्ता धुरवा राव माड़िया थे और कारण जो था अंग्रेजों का लिंगागिरी क्षेत्र में हस्तक्षेप और परिणाम जो था वो धुरवा राव माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दी गई थी। फिर कोई विद्रोह जो था, कोई विद्रोह याद रखिए, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। ठीक है, शासक जो थे वो इसके भैरम देव थे। उसके बाद नेतृत्व याद रखिए, कोई जनजाति दोरला दंडामी माड़िया द्वारा, प्रमुख नेता नांगुल दोरला। फिर उसके बाद है कारण क्या था, साल वृक्षों की कटाई के विरुद्ध और नारा क्या था, एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। ठीक है, पहला विद्रोह जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पूछ लिया गया एग्जाम में कि पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, तो याद रखिएगा इस चीज को। कोई विद्रोह ऐसा विद्रोह था, याद रखिए, कोई विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें क्या हुई थी, अंग्रेजों की हार हुई थी, मतलब ऐसा पहला विद्रोह था। ठीक है, फिर देखिए मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है मुड़िया विद्रोह को। भैरम देव इसके टाइम पे शासक थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, झाड़ा सिरहा, ये एक मुड़िया आदिवासी थे। उसके बाद एक कारण क्या है, अंग्रेजों की अनेक नीतियां एवं दीवान गोपीनाथ कपड़दार का आतंक। उसके बाद प्रतीक आम वृक्ष की टहनी प्रतीक थी, दमन करता थे जॉर्ज मैक। एक बार ये मैप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ इतिहास में प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा विद्रोह हुआ था और उसके नेता कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह। ठीक है, उसी तरीके से आप सारा देख लेंगे। ठीक है, ये मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। फिर देखिए रानी चोरीस या रानी का विद्रोह, यह 1878 में हुआ था। याद रखिएगा कि यह विद्रोह बहुत ही अल्पकालीन था और इसे रानी के कोप के नाम से जाना जाता है। बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने पति भैरम देव के गलत कार्यों के खिलाफ इसको किया था। अंत में रानी जीती थी। भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। और भूमकाल का विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था, इस चीज को याद रखिएगा। इसने बस्तर के 84 में से लगभग 46 परगने को अपनी चपेट में ले लिया था। देखिए भूमकाल विद्रोह जो है वो 1910 में हुआ था। सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह है भूमकाल विद्रोह और शासक थे रुद्र प्रताप देव। और भूमकाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे, गुंडाधर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूमकाल विद्रोह जो हुआ था उसके प्रणेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा गुंडाधुर। अब देखिए छत्तीसगढ़ों का विभाजन किस प्रकार से हुआ था, एक बार देख लेते हैं। रतनपुर के शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़। और ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा कि शिवनाथ नदी जो होता है वो छत्तीसगढ़ को बेसिकली 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ये 2 भागों में शिवनाथ नदी बांट रही है। और शिवनाथ नदी के उत्तर वाला जो भाग है वो रतनपुर का गढ़ आ जाएगा और रायपुर का शिवनाथ नदी के दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बिलासपुर के अंतर्गत कितने थे, 6 जिले। देखिए रतनपुर, विजयपुर, औखरगढ़, पंडरभट्टा, केदारगढ़, पेंड्रा। उसके बाद है कोरबा के अंतर्गत लाफागढ़, कोसगई छुरी, मातीन, पोड़ी उपरोड़ा। और याद रखिए पोड़ी उपरोड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील था उस टाइम पे। फिर है दुर्ग, मारोगढ़ और नवागढ़। उसके पश्चात क्या था, जांजगीर चांपा, खरौद, मदनपुर, कोटगढ़ इत्यादि। ठीक है, और चंपा का जो प्राचीन नाम था मदनपुर था, ये भी याद रखिएगा। रायपुर के अंतर्गत सिमरया और अनूपपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत करकट्टी कंडरी, ये सभी रतनपुर शाखा के अंतर्गत के गढ़ थे। अब देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, ये आपको हर साल एग्जाम में आता है और एक क्वेश्चन तो मिलता ही है देखने। देखिए ये शिवनाथ नदी के दक्षिण का गढ़ है। रायपुर में कौन कौन से हैं, रायपुर, सिमगा, उमेरा, लवण, राजिम, फिंगेश्वर। उसके बाद दुर्ग में है सारधागढ़, सिरसागढ़, दुर्गगढ़, पाटनगढ़, अकलवाड़ा। महासमुंद में है सुअरमार, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर।
राजनांदगांव में सिंगारपुर, धमतरी में टिंगनागढ़ और अज्ञात जिला है सिंगारगढ़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के रियासत 1947 के अनुसार कौन कौन से रियासत थे। बस्तर था, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, नांदगांव, कवर्धा, सारंगढ़, रायगढ़, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया और उसके बाद चांग भखार और सक्ती, यानी कि कुल 14 रियासत थे। याद रखिए ब्रिटिश शासन में होने वाला जो सर्वप्रथम रियासत था वो रायगढ़ था, सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, सबसे छोटी रियासत सक्ती थी। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिए। फिर से एक बार याद कर लीजिए, सबसे जो प्रथम रियासत था वो रायगढ़ था, सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, सबसे छोटा रियासत सक्ती। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बस्तर जो है वो वर्तमान का नाम है और इसका प्राचीन नाम था भ्रमरकोट, चक्रकोट और दंडकारण्य। ये शायद PYQ में लास्ट ईयर पूछा भी गया है। धमतरी धमतराई नाम था। एक बार आप 1947 के सारे रियासत को मैप पर अच्छे से सजाकर देख लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, ये यहाँ पे देख लीजिए। सबसे छोटा शक्ति था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और सबसे पहला कौन सा था? रायगढ़। ठीक है, सबसे पहला रायगढ़ फर्स्ट था ना। देखिए सिरपुर का प्राचीन नाम था चिद्रंगतपुर श्रीपुर, दुर्ग का दुरुक शिवदुर्ग, पाटन का भगपुर पाटन, खलारी का मृतकागढ़, खलवाटिका शिवरी नारायण का सौरी नारायण, डोंगरगढ़ का कामावतीपुरम, राजनांदगांव का नंदीग्राम। फिर उसके बाद देखिए कांकेर का कंक नगरी कांकेय, फिर उसके बाद है सिहावा का मेचका सिहावा, राजिम का पदम क्षेत्र रामपुर, धमधा का धर्मधाम, रतनपुर का हीरापुर, रत्नबलीपुर और कुबेरपुर। याद रखिए कि कुबेरपुर रतनपुर का प्राचीन नाम था। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। उसके पश्चात देखिए जांजगीर का जाजल नगरी, उसके बाद जाजलपुर और कवर्धा का कबीरधाम। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास जानने के स्रोत, तो प्रशस्तियों से भी छत्तीसगढ़ के बारे में पता चलता है। जैसे देखिए हरिशेण का प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, महेंद्र सेन के बारे में भी लिखा गया है, व्याघ्र राज के बारे में भी ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि महेंद्र सेन जो है वो वाकाटक वंश का था, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, व्याघ्र राज नल वंश का। फिर रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति, ये भी क्वेश्चन आता है कि एहोल प्रशस्ति किसकी है? रवि कीर्ति की। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन शिरपुर के पांडु नल वंश के बारे में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आइए शिलालेखों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जोगीमारा गुफा, याद रखिए जोगीमारा गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में है और इसमें अशोक के बारे में भी वर्णन मिलता है। ऋषभ तीर्थ गूंजी दमाऊ दरहा, और इसमें वरदत्त श्री जो कि सातवाहन काल से संबंधित थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। राजिम का शिलालेख विलास तुंग के बारे में जानकारी मिलती है। विलास तुंग कौन थे? तो नल वंशीय शासक थे। फिर देखिए हमारा सिरपुर के पांडु वंश के बारे में देख लेते हैं। पांडु वंश को सोमवंश भी कहते हैं, जैसा आपको पता होगा। फिर देखिए भंदक शिलालेख, याद रखिए कि पांडु वंश के भंदक शिलालेख में नंदराज प्रथम का वर्णन मिलता है। ठीक है। कालंजर शिलालेख में शिरपुर के पांडु का वर्णन मिलता है। सिरपुर शिलालेख हर्षगुप्त के समय का है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख जो कि खरौद में है, नंदराज के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए कलचूरियों के शिलालेखों के बारे में देख लेते हैं। देखिए कलचूरियों में सबसे पहला है रतनपुर का शिलालेख जो कि रत्नदेव प्रथम का था। ठीक है, इससे नाम से भी स्पष्ट है और याद करने के लिए भी निमोनिक्स बन जा रहा है इजीली। ठीक है। फिर राजिम शिलालेख, याद रखिए राजिम शिलालेख में है पृथ्वीदेव द्वितीय। उसके पश्चात मल्हार शिलालेख में है जाज्वल्य देव द्वितीय। उसके पश्चात खरौद शिलालेख में है जगत देव या रत्नदेव तृतीय। ठीक है। फिर उसके पश्चात देखिए कोसगई शिलालेख बहार सहाय का है। ठीक है। और उसके बाद रायपुर खल्लारी शिलालेख ब्रह्मदेव का है। याद रखिए ब्रह्मदेव का कौन सा शिलालेख है? खल्लारी शिलालेख। याद रखिए कि ये जो शिलालेख है वो नागपुर के संग्रहालय में अभी संरक्षित रखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर फड़ी नागवंश जो है उसके बारे में है मड़वा महल का शिलालेख जो कि रामचंद्र का है। उसके पश्चात है सोमवंश में कांकेर शिलालेख भानुदेव का है। फिर आइए छिंदक नागवंश का देख लेते हैं।
छिंदक नागवंश में इर्राकोट शिलालेख नृपति भूषण का है। उसके बाद बारसूर शिलालेख जो है वो गंग महादेवी का है। भैरमगढ़ शिलालेख जो है वो जगत देव भूषण का है। फिर काकतीय वंश दंतेवाड़ा शिलालेख अन्नम देव का है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ताम्रपत्र लेख बालाघाट ताम्रपत्र, ये पृथ्वीसेन का है। उसके पश्चात याद रखिएगा सबसे पहले कि पृथ्वीसेन जो है वाकाटक वंश के हैं। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है। फिर आरंग ताम्रपत्र या भीमसेन द्वितीय का है, जो कि राज ऋषि तुल्य के कुलवंश के थे। फिर है तेरह सिंहा ताम्रपत्र तुष्टिकर के हैं। ठीक है। रिद्धिपुर पोड़ागढ़ ताम्रपत्र भवदत्त वर्मा के, जो कि नलवंशी थे। अर्थपति जो नलवंशी थे उनका है केसरी बेड़ ताम्रपत्र। उसके बाद है मल्हार ताम्रपत्र प्रवर राज द्वितीय का है, जो कि शरभ वंशीय थे। फिर है राजिम बलौद ताम्रपत्र तीवर देव का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अड़भार ताम्रपत्र, जो कि नंददेव द्वितीय का था। ये सिरपुर के पांडु थे। सिरपुर के 27 ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें कि महाशिव बालार्जुन गुप्त का वर्णन किया गया है। याद रखिए महाशिव गुप्त बालार्जुन पांडु वंश के थे। याद रखिए सिरपुर के पांडु वंश। उसके बाद है बहमनी ताम्रपत्र। बहमनी ताम्रपत्र भरत बल का है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। मैकल के पांडव है। फिर है रायपुर ताम्रपत्र पृथ्वी देव प्रथम के हैं। ठीक है, कलचुरी वंश। उसके बाद है राजपुर ताम्रपत्र मधुरांतक देव छिंदक नागवंशी है। उसके पश्चात देखिए स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो है काष्ठ स्तंभ। ठीक है, स्तंभ लेख काष्ठ स्तंभ जांजगीर चांपा, ये सातवाहन कालीन है। उसके पश्चात भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ लेख शरभराज है। उसके पश्चात है छपरी का प्रतिमा लेख गोपाल देव का है। गोपाल देव फड़ी नागवंशी शासक थे। टेमरा का सती स्मारक हरिश्चंद्र का है। हरिश्चंद्र छिंदक नागवंश से बिलोंग करते थे। सहसपुर की सहस्त्रबाहु प्रतिमा लेख प्रताप मल्ल का है, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।